Good morning students, welcome to all of you in our online classes। तो प्यारे विद्यार्थियों, पिछले अपने वीडियोज हैं उनमें हमने जो अपनी पुस्तक थी हॉर्नबिल उसके 3 लेसन कंप्लीट कर चुके हैं हम। और आज हम अपनी पुस्तक है स्नैपशॉट्स, अपनी पुस्तक का नाम है स्नैपशॉट्स, उसका लेसन जो फर्स्ट है उसको पढ़ेंगे जिसका नाम है द समर ऑफ द ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स। इसका पार्ट लेकर के मैं आपके सामने प्रेजेंट हूँ। तो प्यारे विद्यार्थियों, पहले हम 3 लेसन कंप्लीट कर चुके हैं अपनी पुस्तक हॉर्नबिल से। अब हमारी पुस्तक है स्नैपशॉट्स, उसका लेसन नंबर फर्स्ट है द समर ऑफ द ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स। इसका पार्ट फर्स्ट हम पढ़ेंगे आज। तो देखिए, ये जो लेसन है द समर ऑफ द ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स मतलब सुंदर सफ़ेद घोड़े की ग्रीष्म ऋतु। यहाँ समर का मतलब है ग्रीष्म ऋतु, ऑफ द ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स मतलब सुंदर सफ़ेद घोड़े की ग्रीष्म ऋतु। ग्रीष्म ऋतु के लिए यहाँ पर जो समर जो वर्ड है वो आ रहा है, तो सीधा सा इसका अर्थ हो गया द समर ऑफ द ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स, सुंदर सफ़ेद घोड़े की ग्रीष्म ऋतु। तो देखिए, ये जो चैप्टर है सुंदर सफ़ेद घोड़े की ग्रीष्म ऋतु, इसमें 2 जो गरीब आर्मेनियन लड़के हैं, 2 जिनको जो ऐसे कबीले से संबंध रखते हैं जिनकी पहचान भरोसा तथा क्या है, ईमानदारी है। समझ गए? मतलब कि वो ईमानदार लड़के हैं दोनों ही। तो ये एक स्टोरी है, इस स्टोरी में इनका जो उल्लेख किया गया है, इसके जो 2 कैरेक्टर्स हैं, समझ गए, वो क्या है कि ईमानदार हैं और ऐसे मतलब फैमिली से बिलोंग करते हैं जो सिंसियरली फैमिली है उनकी। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस लेसन को। तो अपनी पुस्तक है स्नैपशॉट्स, इसमें से ये जो चैप्टर है इसका चैप्टर नंबर फर्स्ट द समर ऑफ द ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स, द समर ऑफ द ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स, जिसका अभी मैंने आपको अर्थ बताया, लिख लेना। क्या अर्थ है इसका? सुंदर सफ़ेद घोड़े की, सुंदर सफ़ेद घोड़े की ग्रीष्म ऋतु। सुंदर सफ़ेद घोड़े की ग्रीष्म ऋतु। और इसके जो राइटर हैं वो हैं विलियम स्रोयन। इसके राइटर कौन हैं? विलियम स्रोयन, ऐसे लिखोगे स्रोयन, विलियम स्रोयन है इसके राइटर इस चैप्टर के। तो देखिए, आइए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। लेट अस बिगिन द स्टोरी। देखिए स्टोरी में क्या बताया जा रहा है कि दिस स्टोरी, अभी बताया था मैंने आपको, दिस स्टोरी इज अबाउट 2 पुअर आर्मेनियन बॉयज हु बिलोंग टू ए ट्राइब whose hallmarks are ट्रस्ट एंड ऑनेस्टी। कि ये जो कहानी है अबाउट 2 पुअर आर्मेनियन बॉयज़, ये कहानी 2 गरीब आर्मेनियन लड़कों के बारे में है। किसके बारे में है? 2 गरीब आर्मेनियन लड़कों के बारे में है। हु बिलोंग्स टू ए ट्राइब, जो कि ऐसे ट्राइब से संबंध रखते हैं। ट्राइब का मतलब है यहाँ पर कोई कबीला, जिसको कबीला या समुदाय उसको बोलते हैं ट्राइब। किसको बोलेंगे? कबीला या समुदाय, जो कि ऐसे कबीले से संबंध रखते हैं। हुज हॉलमार्क्स आर ट्रस्ट एंड ऑनेस्टी। हुज हॉलमार्क्स, हॉलमार्क्स का मतलब होता है पहचान या लक्षण। क्या मतलब होता है? पहचान या लक्षण, पहचान या लक्षण, उसको बोलते हैं हॉलमार्क्स। तो समझ गए होंगे कि ये जो कहानी है, दिस स्टोरी इज अबाउट 2 पुअर आर्मेनियन बॉयज हु बिलोंग टू ए ट्राइब हुज हॉलमार्क्स आर ट्रस्ट एंड ऑनेस्टी। ये कहानी 2 गरीब आर्मेनियन लड़कों की है जो कि ऐसे कबीले से या समुदाय से बिलोंग करते हैं, जिनकी पहचान है वो विश्वास और ईमानदारी के रूप में है। जिनकी पहचान विश्वास और ईमानदारी के रूप में है। ऑनेस्टी बॉयज़ हैं दोनों ही ये।
तो ये तो था ये कहानी के बारे में पढ़ा हमने थोड़ा बहुत। इसके आगे चलते हैं अब। देखिए, वन डे बैक देयर इन द गुड ओल्ड डेज when I was 9 and the world was full of every imaginable kind of magnificence and life was still a delightful and mysterious dream. My cousin Murad, who was considered crazy by everybody who knew him except me, came to my house at 4 in the morning and woke me up tapping on the window of my room. तो देखिए इसका अर्थ निकालते हैं। तो देखिए, वन डे बैक देयर इन द गुड ओल्ड डेज मतलब पुराने अच्छे समय में, अच्छे दिनों में, व्हेन आई वाज 9 कि जब मैं 9 वर्ष का था। जो ये राइटर है वो बता रहा है कि पुराने अच्छे समय में जब मैं 9 वर्ष का था, एंड द होल वर्ल्ड वाज फुल ऑफ एवरी इमेजिनेबल काइंड और ऑफ मैग्निफिसेंस। और होल वर्ल्ड मतलब मेरे लिए समस्त जो दुनिया है, सारी दुनिया है, पूरा संसार है मेरे लिए हर प्रकार की शानदार और कल्पनाशील बातों से भरी हुई थी उसकी दुनिया। तो यहाँ पर जो इमेजिनेबल जो वर्ड आया है इसका मतलब है क्या है? कल्पनाशील। कल्पनाशील, समझ गए? और मैग्निफिसेंस का मतलब है शानदार। मैग्निफिसेंस का मतलब क्या है? शानदार। तो ये जो राइटर है वो बोल रहे हैं कि वन डे बैक देयर इन गुड ओल्ड डेज मतलब पुराने अच्छे दिनों में, जब मैं एक बार क्या था कि 9 वर्ष का था, एंड द वर्ल्ड वाज फुल ऑफ एवरी इमेजिनेबल और ये पूरी दुनिया है वो समस्त प्रकार के कल्पनाशील और शानदार बातों से भरी हुई थी। एंड लाइफ वाज स्टिल ए डिलाइटफुल और अभी भी जो मेरा जो जीवन है वो क्या था कि खुश था। मतलब मेरी ज़िंदगी में क्या थी? खुशी थी। समझ गए? ये बताना चाह रहा है। डिलाइटफुल एंड मिस्टीरियस ड्रीम और रहस्यात्मक सपनों से भरा हुआ जीवन था उसका। मिस्टीरियस का मतलब होता है रहस्यात्मक। मिस्टीरियस का मतलब है रहस्यात्मक। तो यहाँ तक हम इसका अर्थ निकालेंगे कि पुराने अच्छे दिनों में जब मैं 9 वर्ष का था तो पूरी दुनिया है वो मेरे प्रति क्या थी? कल्पनाशील और शानदार बातों से भरी हुई थी और जो मेरा जीवन अभी भी खुशी और रहस्यात्मक सपनों से भरा हुआ था। माई कजिन मुराद हु वाज कंसिडर्ड क्रेजी बाई एवरीबडी। तो क्रेजी का मतलब है यहाँ पर पागलपन या सनकी। क्रेजी का मतलब क्या है? पागल या सनकी। पागल या सनकी उसको बोलते हैं क्रेजी। कि माई कजिन मुराद कि मेरा जो चचेरा भाई है मुराद, हु वाज कंसिडर्ड क्रेजी बाई एवरीबडी जिसको लोग क्या हैं कि क्रेजी समझते थे। क्रेजी कंसिडर्ड यानी मानते थे, मतलब जिसको सनकी या पागल समझते थे। हु न्यू हिम एक्सेप्ट मी, हु न्यू हिम जो कि हु न्यू हिम एक्सेप्ट मी केम टू माई हाउस एट 4 in the morning एंड वोक मी अप टेपिंग ऑन द विंडो ऑफ माई रूम। तो टेपिंग का मतलब है थपथपाते हुए। टेपिंग का मतलब क्या है? थपथपाते हुए। टेपिंग का मतलब है थपथपाते हुए। तो देखिए क्या बता रहा है कि मेरा जो कजिन था जिसको मुराद, जिसको लोग हैं मेरे अलावा, हु न्यू हिम एक्सेप्ट मी यानी मेरे अलावा छोड़ करके सभी जो लोग हैं वो उसे सनकी समझते थे। तो यहाँ पर ये जो वर्ड है हु न्यू हिम एक्सेप्ट मी यानी मेरे अलावा या मुझे छोड़ करके सभी लोग हैं, एवरीबडी, सभी लोग उसे क्रेजी समझते थे, सनकी समझते थे। केम टू माई हाउस एट 4 in the morning यानी प्रातः 4 बजे, प्रातःकाल सुबह,
4 बजे वो मेरे घर पर आया एंड वोक मी अप, और मुझे जगा लिया, टैपिंग ऑन द विंडो ऑफ माई रूम, यानी मेरे जो रूम की खिड़की है उसको थपथपाते हुए मुझे जगा लिया। तो समझ गए होंगे विद्यार्थियों इसका जो हिंदी भावार्थ है। एक बार फिर से बता देता हूँ कि वन डे बैक देयर इन द गुड ओल्ड डेज व्हेन आई वाज 9 एंड द वर्ल्ड वाज फुल ऑफ एवरी इमेजिनेबल काइंड ऑफ मैग्निफिसेंस, कि पुराने अच्छे दिनों में जब मैं 9 वर्ष का था तो ये पूरी जो दुनिया है वो मेरे लिए कल्पनाशील और शानदार बातों से भरी हुई थी। एंड लाइफ वाज स्टिल ए डिलाइटफुल एंड मिस्टीरियस ड्रीम, और मेरा जीवन है वो अभी खुशी और रहस्यात्मक सपनों से भरा हुआ था। मेरा कजिन मुराद, जो कि जिसको कि मेरे अलावा छोड़ कर के लोग उसे क्रेजी समझते थे, सनकी समझते थे, वो मेरे घर पर आया प्रातःकाल 4 बजे और मुझे जगा लिया, मेरे कमरे की खिड़की को थपथपाते हुए उसने मुझे जगा लिया। नेक्स्ट आगे चलते हैं। अरम ही सैड, अरम, अब उसका क्या नाम है भाई, समझ गए। अरम ही सैड कि अरम उसने कहा, आई जम्प्ड आउट ऑफ बेड एंड लुक्ड आउट ऑफ द विंडो, कि आई जम्प्ड आउट ऑफ द बेड मतलब मैं बेड से उछला, एंड लुक्ड आउट ऑफ द विंडो और खिड़की के बाहर से देखा। आई कुडंट बिलीव व्हाट आई सा, और मैं विश्वास नहीं कर सकता था व्हाट आई सा कि मैंने क्या देखा था। इट वॉज नॉट मॉर्निंग येट कि अभी ये सुबह नहीं हुई थी, बट इट वॉज समर, लेकिन ये क्या थी, गर्मियों का समय था, मतलब ग्रीष्म ऋतु थी। अभी बताया था आपको समर का अर्थ। तो इट वॉज नॉट मॉर्निंग कि ये सुबह नहीं थी, बट इट वॉज समर एंड विथ डे ब्रेक नॉट मैनी मिनट्स अराउंड द कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड इट वॉज लाइट इनफ फॉर मी टू नो आई वॉज नॉट ड्रीमिंग। तो देखिए अभी बता रहा था मैं आपको कि ये मॉर्निंग नहीं थी, लेकिन ये ग्रीष्म ऋतु थी। एंड विथ डे ब्रेक नॉट मैनी मिनट्स अराउंड द कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड, कि कॉर्नर का मतलब है कोना, कि विश्व के कोना मतलब विश्व के चारों ओर अभी जो दिन है वो नहीं निकला था। इट वॉज लाइट इनफ फॉर मी कि ये प्रकाश मेरे लिए पर्याप्त था, टू नो जानने के लिए, आई वॉज नॉट ड्रीमिंग कि मेरा कोई सपना नहीं था, मतलब मैं कोई सपना नहीं ले रहा था। तो यही है कि यहाँ पर क्या बता रहा है कि इट वॉज मॉर्निंग येट, कि अभी क्या था, ये अभी तक है वो। इट वॉज नॉट मॉर्निंग येट, नोट है वही यहाँ पर ये, कि अभी सुबह नहीं हुई थी, बट इट वॉज समर, लेकिन ये ग्रीष्म ऋतु थी। एंड विथ डे ब्रेक नॉट मैनी मिनट्स अराउंड द कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड, और विश्व के चारों ओर दिन निकलने में अधिक समय नहीं हुआ था, मतलब विश्व के चारों ओर दिन निकलने में अधिक समय नहीं हुआ था। और ये मेरे लिए क्या था, इनफ था जानने के लिए कि इट वॉज नॉट ड्रीमिंग, कि मैं कोई सपना नहीं देख रहा था, ये मेरे लिए क्या था, इनफ था। तो प्यारे विद्यार्थियों, आप अच्छी प्रकार से लाइनों का एक एक लाइन का आप अर्थ समझना। नेक्स्ट आगे चलते हैं। My cousin Murad was sitting on a beautiful white horse. I stuck my head out of the window and rubbed my eyes. Yes, he said in Armenian, it is a horse. You are not dreaming. Make it quick if you want to ride. तो देखिए, My cousin Murad was sitting on a beautiful white horse. और जो मेरा कजिन चचेरा भाई मुराद है वो एक घोड़े पर बैठा हुआ था, ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स पर, सुंदर सफ़ेद घोड़े पर बैठा हुआ था। आई स्टक माई हेड आउट ऑफ द विंडो, यानी आई स्टक माई हेड आउट ऑफ द विंडो, कि मैंने अपना जो सिर है वो खिड़की से सटाया। स्टक का मतलब होता है वैसे बाहर निकालना होता है, यहाँ पर समझ गए। तो आई स्टक माई हेड आउट ऑफ द विंडो, कि
कि मैंने अपना सिर है वो खिड़की से बाहर निकाला, एंड रब्ड माई आईज, और अपनी आंखों को मलने लगा। रब्ड का मतलब है मलना। तो मैंने अपना सिर बाहर निकाला और अपनी आंखों को मलने लगा। यस, हाँ, ही सेड इन अर्मेनिया, उसने अर्मेनिया भाषा में कहा। इट इज़ ए हॉर्स, की ये, हाँ, ये एक घोड़ा है। यू आर नॉट ड्रीमिंग, तुम कोई सपना नहीं देख रहे हो। मेक इट क्विक इफ़ यू वांट टू राइड। मेक इट क्विक, क्विक का मतलब जानते हो, जल्दी करो। इफ़ यू वांट टू राइड, अगर आप सवारी करना चाहते हो, अगर आप सवारी करना चाहते हो तो वो उसको बोल रहा है कि आप जल्दी करो। तो यू आर नॉट ड्रीमिंग, मेक इट क्विक इफ़ यू वांट टू राइड। आप कोई सपना नहीं देख रहे हो, आप जल्दी करो। इफ़ यू वांट टू राइड, अगर आप क्या करना चाहते हो, राइड करना चाहते हो, सवारी करना चाहते हो। तो राइड का मतलब है सवारी करना। नेक्स्ट आगे चलते हैं। तो देखिए आगे, यहां से देखिए, आई न्यू माई कजिन मुराद इंजॉयड बीइंग एलाइव मोर देन एनीबडी एल्स हु हैड एवर फॉलन इनटू द वर्ल्ड बाय मिस्टेक, बट दिस वाज मोर देन इवन आई कुड बिलीव। तो देखिए इन लाइनों में जो राइटर है वो क्या कहना चाह रहा है कि मैं जानता था कि जो मेरा कजिन मुराद है, मतलब चचेरा भाई मुराद है, इंजॉयड बीइंग एलाइव, मतलब उसने अकेले ने इतना आनंद लिया होगा, मोर देन एनीबडी एल्स, मतलब और किसी व्यक्ति से भी ज़्यादा आनंद लिया होगा, हु हैड एवर फॉलन इनटू द वर्ल्ड बाय मिस्टेक, जो कि गलती से इस संसार में पैदा हुआ था, मतलब कि गलती से इस संसार में उसने जन्म लिया था, पैदा हुआ था। बट दिस वाज मोर देन इवन आई कुड बिलीव, लेकिन ये उससे भी ज़्यादा था कि मैं उस पर क्या कर सकता था, बिलीव कर सकता था, विश्वास कर सकता था। तो यहाँ पर जो क्या बताया जा रहा है कि मैं कजिन जो मुराद है उसको जानता था कि वो इतना आनंद लेता था सबसे अधिक किसी से भी, और जो गलती से इस संसार में मिस्टेक, वर्ल्ड बाय मिस्टेक, मतलब कि इस संसार में गलती से ही फॉलन इनटू, मतलब इस संसार में मुश्किल से ही वो क्या था कि गलती से ही पैदा हुआ था। बट दिस वाज मोर देन इवन आई कुड बिलीव, लेकिन ये उससे भी ज़्यादा आश्चर्य वाली बात ये थी कि मैं क्या कर सकता था, उस पर विश्वास कर सकता था। इन द फर्स्ट प्लेस, इन द फर्स्ट प्लेस यानी प्रथम स्थान पर, माई अर्लीस्ट मेमोरीज हैड बीन मेमोरीज ऑफ हॉर्सेज एंड माई फर्स्ट लॉन्गिंग्स हैड बीन लॉन्गिंग्स टू राइड। लॉन्गिंग्स, देखिए वर्ड आया यहाँ पर लॉन्गिंग्स, तो लॉन्गिंग्स का मतलब है महत्वाकांक्षा, लिख लेना। लॉन्गिंग्स का मतलब है इच्छा या महत्वाकांक्षा। महत्वाकांक्षा या इच्छा। तो देखिए क्या कह रहा है कि प्रथम स्थान पर माई अर्लीस्ट मेमोरीज, यानी मेरी पूर्व की जो यादें हैं, हैड बीन मेमोरीज ऑफ हॉर्स, वो घोड़ों के बारे में ही हैं, एंड माई फर्स्ट लॉन्गिंग, और जो मेरी पहली महत्वाकांक्षा है वो भी क्या थी कि घोड़े पर, महत्वाकांक्षाओं में से पहली जो महत्वाकांक्षा है वो राइड करने की थी, मतलब घोड़े पर सवारी करने की थी। तो यहाँ से भी जो क्वेश्चन हो सकता है कि उसकी फर्स्ट लॉन्गिंग क्या थी, तो टू राइड ए हॉर्स, क्या आंसर हो जाएगा, टू राइड ए हॉर्स, यानी एक घोड़े पर सवारी करने की उसकी लॉन्गिंग थी, महत्वाकांक्षा थी। दिस वाज द वंडरफुल पार्ट, दिस वाज द वंडरफुल पार्ट, और ये एक आश्चर्यजनक भाग था। इन द सेकेंड प्लेस वी वर पुअर, और दूसरे स्थान पर मतलब हम क्या थे कि पुअर थे, गरीब थे। इन द सेकेंड प्लेस, और दूसरे स्थान पर वी वर पुअर, हम क्या थे, गरीब थे। दिस वाज द पार्ट दैट वुड नॉट परमिट मी टू बिलीव व्हाट आई सा। दिस वाज द पार्ट, और ये वो भाग था, दैट वुड नॉट परमिट, जो कि आज्ञा नहीं देता मी, मुझे, टू बिलीव, विश्वास करने के लिए, व्हाट आई सा, जो मैंने देखा था। और ये जो पार्ट वो बता रहा है, वंडरफुल पार्ट बता रहा है, मतलब वो ऐसी परमिट नहीं दे सकता था उसको, ऐसी आज्ञा नहीं दे सकता था
विश्वास करने के लिए कि जो मैंने देखा था। वी वर पुअर, हम गरीब थे। वी हैड नो मनी, हमारे पास पैसा नहीं था। तो वी वर पुअर, हम गरीब थे। वी हैड नो मनी, हमारे पास पैसे नहीं थे। आवर होल ट्राइब वाज पॉवर्टी स्ट्रिकन, और हमारा जो संपूर्ण जो कबीला है या समुदाय है, ट्राइब का मतलब अभी बताया था आपको, और हमारा जो संपूर्ण कबीला या समुदाय है वाज पॉवर्टी स्ट्रिकन, वो गरीबी से घिरा हुआ था, मतलब गरीबी में पड़ा हुआ था। एवरी ब्रांच ऑफ द गार्गोलियंस फैमिली वाज लिविंग इन द मोस्ट अमेजिंग एंड कॉमिकल पॉवर्टी इन द वर्ल्ड। तो देखिए, एवरी ब्रांच ऑफ द गार्गोलियन फैमिली, तो देखिए प्रत्येक जो शाखा है, एवरी ब्रांच ऑफ द गार्गोलेनियन है, ये गार्गोलेनियन फैमिली वाज लिविंग इन द मोस्ट अमेजिंग एंड कॉमिकल पॉवर्टी इन द वर्ल्ड। और जो गार्गोलियन परिवार की जो प्रत्येक शाखा है, लिविंग इन द मोस्ट अमेजिंग मतलब आश्चर्यजनक, और कॉमिकल पॉवर्टी और हास्यास्पद गरीबी में जीते थे इन द वर्ल्ड, यानी संसार में। तो ये जो लाइन है, इस लाइन में जो राइटर है वो ये बताना चाह रहे हैं कि गार्गोलियन फैमिली से बिलोंग करते थे, वो समझ गए। पहली बात तो क्या थी कि गार्गोलियन फैमिली थी उनकी, और गार्गोलियन परिवार से वो बिलोंग करते थे। गार्गोलियन जो परिवार है उसकी प्रत्येक शाखा ये है, वो आश्चर्यजनक और हास्यास्पद गरीबी में रहती थी इस संसार में। नोबडी कुड अंडरस्टैंड, कोई भी नहीं समझ सकता था। वेयर वी एवर गोट मनी इनफ टू कीप अस विथ फूड इन आवर बेलीज। तो बेलीज का मतलब तो जानते होंगे आप, बेलीज का मतलब होता है पेट या तोंद, उसको बोलते हैं बेलीज। तो देखिए क्या बता रहा है यहां पर कि नोबडी कुड अंडरस्टैंड, मतलब कोई भी नहीं समझ सकता था या किसी को पता नहीं था। वेयर वी एवर गोट मनी, कि हम पैसा कहाँ से प्राप्त करें। इनफ टू कीप अस विथ फूड इन आवर बेलीज, हमारा पेट भरने के लिए, हमारे पेट में भोजन के लिए, मतलब हम अपना पेट भरने के लिए पैसा कहाँ से प्राप्त करें, ये किसी को ही पता नहीं था, कोई भी नहीं समझ सकता था। नॉट इवन द ओल्ड मैन ऑफ द फैमिली, यहाँ तक कि जो परिवार के वृद्ध लोग थे उनको भी ये पता नहीं था। मतलब ऐसा परिवार था उनका। अपनी जो परिवार की जो फीचर बता रहा है यहाँ पर, विशेषताएं यहाँ पर फीचर्स बता रहा है कि यहाँ तक कि वृद्ध लोगों को भी ये पता नहीं था, फैमिली के परिवार के जो वृद्ध लोग थे, कि हम पैसा अपना पेट भरने के लिए हम पैसा कहाँ से प्राप्त करें, ये बात कोई भी नहीं समझ सकता था। नेक्स्ट आगे देखिए, मोस्ट इंपोर्टेंट ऑफ ऑल, और ये हम सब के लिए क्या था, मोस्ट इंपोर्टेंट था, बहुत अधिक महत्वपूर्ण था। तो वी वर फेमस फॉर आवर ऑनेस्टी, लेकिन फिर भी हम अपनी ईमानदारी के लिए प्रसिद्ध थे। मतलब उनके पास में चाहे पैसा न हो, लेकिन फिर भी क्या है कि अपनी ऑनेस्टी, ईमानदारी के लिए वो फेमस थे। वी हैड बीन फेमस फॉर आवर ऑनेस्टी फॉर समथिंग लाइक 11 centuries, इवन व्हेन वी हैड बीन द wealthiest family in what we like to think was the world. We had been famous for our honesty, हम अपनी ईमानदारी के लिए प्रसिद्ध रह चुके थे। For something like 11 centuries, मतलब 11वीं शताब्दी से ही हम क्या थे कि फेमस थे, अपनी ईमानदारी के लिए प्रसिद्ध रह चुके थे। Even when we had been the wealthiest family, चाहे हमारा जो परिवार है वो पैसे वाला ही क्यों ना हो, वेल्थिस्ट क्यों ना हो। वेल्थिस्ट का मतलब है धनी, चाहे धनी परिवार में हम बिलोंग करते हो। इन व्हाट वी लाइक टू थिंक वाज द वर्ल्ड, और हम हैं इस संसार के बारे में सोचते थे, चाहे हम कितने ही पैसे वाले न हो, फिर भी हम क्या हैं, इस संसार के बारे में सोचते थे, इस संसार के बारे में विचार करते थे। वी वर प्राउड फर्स्ट, कि हमें सबसे पहले क्या था, गर्व था। ऑनेस्ट यानी सबसे पहले ईमानदारी पर गर्व था। नेक्स्ट, एंड आफ्टर दैट वी बिलीव्ड इन राइट एंड रॉन्ग, और इसके बाद में हम गलत और सही में भी विश्वास करते थे, कि क्या गलत था और क्या सही था, इसमें भी हम क्या करते थे, विश्वास करते थे।
नन ऑफ अस वुड मेक एडवांटेज ऑफ एनीबडी इन द वर्ल्ड लेट अलोन स्टिल। नन ऑफ अस वुड टेक एडवांटेज। तो देखिए एडवांटेज, एडवांटेज का मतलब है लाभ या जो मुनाफे की स्थिति होती है। तो यहाँ पर जो एडवांटेज का मतलब है लाभ, कि नन ऑफ अस वुड टेक एडवांटेज ऑफ एनीबडी इन द वर्ल्ड लेट अलोन स्टिल। तो देखिए क्या बताना चाह रहे हैं कि इसके पहले की गलत, जो उचित अनुचित या गलत सही के बारे में सोचते थे, और हम में से किसी ने दुनिया में किसी से भी अनुचित लाभ नहीं उठाया है, अकेले को चोरी करने दो। ये बता रहा है यहाँ पर कि नन ऑफ अस यानी हमारे में से किसी ने भी वुड टेक एडवांटेज यानी लाभ है वो नहीं उठाया ऑफ एनीबडी इन द वर्ल्ड, कि हमारे में से किसी ने भी इस दुनिया में लाभ नहीं उठाया लेट अलोन स्टिल, कि अकेले ही चोरी करने दो। ये वो सोच रहे हैं कि ये कोई चोरी करके लाया है, ये घोड़े को कहाँ से चुरा करके लाया है, तो इसको ही चोरी करने दो, कि हमारा तो ऐसा फैमिली है कि किसी ने भी कभी है ऐसा एडवांटेज नहीं किया, ऐसा लाभ नहीं उठाया, तो कि इसको अकेले कोई चोरी करने दो। नेक्स्ट आगे देखिए, एक बार मैं इसको रिपीट मार देता हूँ, रिवाइज कर देता हूँ। देखिए यहाँ से था ये कि ये जो पार्ट था, भाग था, वो मेरे को विश्वास नहीं करने योग्य नहीं था जो मैंने देखा था। हम गरीब थे, हमारे पास पैसे नहीं थे, और पूरा ट्राइब था वो पॉवर्टी स्ट्रिकन था। समझ गए? पूरा जो ट्राइब था वो कैसा था? पॉवर्टी स्ट्रिकन, मतलब गरीबी में गिरा हुआ था। और गार्गोलियन परिवार की जो प्रत्येक शाखा है वो आश्चर्यजनक और हास्यास्पद गरीबी में जीती थी इस संसार में, और कोई भी नहीं समझ सकता था कि हम पैसा कहाँ से प्राप्त करें भोजन प्राप्त करने के लिए, हमारा पेट भरने के लिए। यहाँ तक कि परिवार के जो वर्द लोग थे वो भी ऐसा नहीं समझ सकते थे। और मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑफ ऑल, और जो कि हमारे लिए, हम सबके लिए महत्वपूर्ण था ये, तो फिर भी वी वर फेमस फॉर आवर ऑनेस्टी, हम अपनी ईमानदारी के लिए क्या थे? फेमस थे, प्रसिद्ध थे। वी हैड बीन फेमस फॉर आवर ऑनेस्टी, हम हमारी ईमानदारी के लिए 11वीं शताब्दी से ही क्या हैं? प्रसिद्ध रहे थे, मतलब उनका जो कबीला था। और चाहे हमारा परिवार क्या हो, कितना ही वेल्दिस्ट हो, कितना ही धनी हो, फिर भी हम हैं वो विश्वास करते थे और संसार के बारे में सोचते थे। हमें पहला तो ये अपनी ईमानदारी पर गर्व था, और दूसरी बात ये थी कि हम सही और गलत में विश्वास करते थे। नन ऑफ अस वुड टेक एडवांटेज ऑफ एनीबडी, कोई भी व्यक्ति हमारे में से लाभ नहीं उठाया होगा इस संसार में, तो लेट अलोन स्टिल, की इसको अकेले ही चोरी करने दो, कि अकेले ही चोरी करने दो। नेक्स्ट आगे चलते हैं। कंसिक्वेंटली यानी परिणाम स्वरूप, कंसिक्वेंटली इवन थो आई कुड सी द हॉर्स, ये परिणाम स्वरूप। कंसिक्वेंटली का मतलब लिख लेना आप, क्या होता है? परिणाम स्वरूप। कंसिक्वेंटली इवन यानी यद्यपि, इवन थो आई कुड सी द हॉर्स, यद्यपि मैं घोड़े को देख सकता था। सो मैग्निफिसेंट, जो इतना शानदार था। मैग्निफिसेंट का मतलब भी क्या है? शानदार। यद्यपि मैं घोड़े को देख सकता था जो कि क्या था? शानदार था। इवन थो आई कुड स्मेल इट, इवन थो आई कुड स्मेल इट, और यद्यपि मैं ऐसा महसूस कर सकता था। समझ गए कि वो क्या था? इवन थो आई कुड स्मेल इट। समझ गए? तो यहाँ पर जो वर्ड आ रहा है क्या? स्मेल इट। समझ गए? तो स्मेल इट का मतलब समझिए पहले, कि यहाँ पर स्मेल इट का, कि यद्यपि मैं महसूस कर सकता था, सो लवली, कि बहुत प्यारा था ये घोड़ा।
लवली किसके लिए आ रहा है, हॉर्स के लिए आ रहा है। इवन थो, यद्यपि, आई कुड हियर इट ब्रीथिंग, कि मैं इसकी श्वास को भी क्या सुन सकता था, मतलब कि मैं इसकी श्वास को सुन सकता था। सो एक्साइटिंग, सो एक्साइटिंग यानी मैं बहुत अधिक क्या था, उत्सुक था। तो ये एक्साइटिंग उसके लिए आ रहा है। आई कुड नॉट बिलीव द हॉर्स हैड एनीथिंग टू डू विथ माई कजिन मुराद और विथ मी और विथ एनी ऑफ द अदर मेंबर्स ऑफ आवर फैमिली, एस्लीप और अवेक। तो देखिए क्या कह रहा है यहाँ से कि मैं बहुत ज़्यादा उत्सुक था। आई कुड नॉट बिलीव, विश्वास नहीं कर सकता था। द हॉर्स हैड एनीथिंग टू डू, द हॉर्स हैड एनीथिंग टू डू, कि जो मेरे चचेरे भाई मुराद के लिए, मेरे लिए या मेरे लिए, मेरा जो परिवार के लोग हैं वो सोए या जागते, इसका कोई उपयोग हो। बिकॉज आई न्यू कजिन मुराद कुड नॉट हैव बोट द हॉर्स, क्योंकि मैं जानता था कि जो मेरा जो चचेरा भाई है वो मुराद, वो क्या घोड़े को खरीद नहीं सकता था। तो यहाँ पर इन लाइन्स में ये बताया जा रहा है, क्या बताया जा रहा है कि आई कुड नॉट बिलीव द हॉर्स हैड एनीथिंग टू डू, कि मैं विश्वास नहीं कर सकता था कि ये घोड़ा है जो कि मेरा चचेरा भाई मुराद है वो मेरे साथ था, और एनी ऑफ द अदर मेंबर्स ऑफ आवर फैमिली, और हमारे परिवार के जो अन्य सदस्य हैं वो सो गए थे या जाग रहे थे। बिकॉज, क्योंकि आई न्यू माई कजिन मुराद, क्योंकि मैं अपने चचेरे भाई मुराद को जानता था। कुड नॉट हैव बोट द हॉर्स, जो कि ये घोड़ा नहीं खरीद सकता था। एंड इफ़ ही कुड नॉट हैव बोट इट, और वह नहीं खरीद सकता था। ही मस्ट गैव स्टोलन इट, ही मस्ट गैव स्टोलन इट, कि उसने इसे अवश्य ही चुराया होगा। तो मस्ट का मतलब है यहाँ पर अवश्य ही, कि अवश्य इसने स्टोलन किया होगा, चुराया होगा। एंड आई रिफ्यूज टू बिलीव ही हैड स्टोलन इट, और मैंने ये विश्वास करने से मना किया कि उसने इस घोड़े को चुराया था। तो रिफ्यूज का मतलब है इनकार कर देना या मना कर देना। नेक्स्ट आगे चलते हैं। तो देखिए एक बार ये जो पैराग्राफ है इसको समझ लीजिए आप। रिपीट कर देता हूँ मातोमात कि परिणाम स्वरूप यद्यपि मैं इस घोड़े को देख सकता था जो बहुत ही मैग्निफिसेंट था, शानदार था, और यद्यपि मैं महसूस कर सकता था, इसमें लेट का मतलब है इसे महसूस कर सकता था जो बहुत प्यारा था। इवन तो यद्यपि आई कुड हियर इट ब्रीथिंग, मैं इसकी सांस को सुन सकता था। सो एक्साइटिंग, बहुत उत्सुक था। आई कुड नॉट बिलीव द हॉर्स, आई कुड नॉट बिलीव द हॉर्स हैड एनीथिंग टू डू, यानी मैं विश्वास नहीं कर सकता था कि ये घोड़ा कुछ भी कर सकता था। विथ माई कजिन मुराद, मेरे चचेरे भाई मुराद के साथ में या मेरे साथ में, और हमारा जो परिवार के जो सभी जो मेंबर्स हैं वो सोए थे या जाग रहे थे ये पता नहीं था। बिकॉज आई न्यू माई कजिन मुराद कुड नॉट हैव बोट द हॉर्स, क्योंकि मैं जानता था कि जो मेरा कजिन चचेरा भाई मुराद हैं वो घोड़ा नहीं खरीद सकता था। एंड इफ़ ही कुड नॉट हैव बोट इट, और अगर वह इसे नहीं खरीद सकता था तो उसने इससे अवश्य चुराया होगा। एंड आई रिफ्यूज टू बिलीव, और मैंने विश्वास करने से मना कर दिया। ही हैड स्टोलन इट, कि उसने इसे चुराया था। तो ये जो अर्थ था यहाँ पर इसका। आगे नेक्स्ट देखिए। यहाँ से देखिए, नो मेंबर ऑफ द गार्गोलियन फैमिली कुड बी ए थीफ, कि गार्गोलियन जो उनका जो परिवार है उसमें कोई भी चोर नहीं हो सकता था, कोई भी चोरी नहीं कर सकता था। मतलब जो गार्गोलियन फैमिली है उसमें कोई भी चोर नहीं हो सकता था। आई स्टेयर्ड, ये गार्गोलियन जो मेंबर है, गार्गोलियन परिवार के कोई भी सदस्य है, कोई भी सदस्य फैमिली में चोर नहीं हो सकता था। आई स्टेयर्ड फर्स्ट एट माई कजिन, पहले मैंने अपने कजिन की ओर देखा, सबसे पहले घूर करके देखा। स्टेयर्ड का मतलब क्या है, घूर करके देखना, समझ गए। तो आई स्टेयर्ड फर्स्ट एट माई कजिन, कि सबसे पहले मैंने अपने कजिन की ओर घूर करके देखा। एंड देन एट द हॉर्स, और फिर घोड़े की ओर। देयर वाज ए
पीएस स्टिलनेस एंड humor in each of them, which on the hand delighted me and on the other frightened me। तो देखिए, देयर वाज ए पीएस स्टिलनेस की वहाँ पर एक पवित्र शांति थी, एंड humor और हास्य था, इन ईच ऑफ देम यानी दोनों में से, विच ऑन द वन हैंड डिलाइटेड कि एक तरफ तो मुझे क्या थी कि खुशी थी, एंड ऑन द अदर और दूसरी तरफ मुझे क्या था कि डर भी था, फ्राइटेंड भी था, मतलब दूसरी तरफ मैं भयभीत भी था। मतलब एक तरफ तो क्या था वो खुश था घोड़े को देख करके, लेकिन दूसरी तरफ क्या था कि वो डरा हुआ था कि ये इसने चुराया होगा घोड़ा, इसलिए वो क्या था, फ्राइटेंड था यानी डर रहा था। मुराद आई सेड कि मुराद आई सेड मैंने कहा, वेयर डिड यू स्टील दिस हॉर्स कि आपने ये घोड़ा कहाँ से चुराया। कि मुराद को उसने पूछ लिया कि तुमने ये घोड़ा कहाँ से चुराया है। लीप आउट ऑफ द विंडो, लीप आउट ऑफ द विंडो यानी खिड़की से उछलते हुए उसने कहा, ही सेड उसने कहा, इफ़ यू वांट टू राइड क्या तुम सवारी करना चाहते हो। इफ़ यू वांट टू राइड यानी क्या तुम सवारी करना चाहते हो, खिड़की से उछलते हुए उसने कहा। इट वॉज ट्रू तब ये सच था। देन फिर ही हैड स्टोलन द हॉर्स कि उसने ये घोड़ा चुराया था, ये सच था कि उसने ये क्या घोड़ा चुराया था। देयर वाज नो क्वेश्चन अबाउट इट कि देयर वाज इसके बारे में कोई भी प्रश्न नहीं था, कोई भी क्वेश्चन नहीं था। तो देयर वाज नो क्वेश्चन अबाउट इट ये इसके बारे में कोई भी प्रश्न नहीं था, कोई कि उसने क्या किया था, घोड़ा चुरा लिया था, ये सही बात थी। ही हैड कम टू इन्वाइट मी टू राइड और नॉट, वह मुझे कहने के लिए आमंत्रित करने के लिए आया था। टू राइड और नॉट, एज आई चूज मतलब एज आई चूज मतलब जैसा कि मेरी मर्जी कि मैं सवारी करूं या नहीं करूं, समझ गए। तो यहां पर जो वर्ड आया है एज आई चूज, समझ गए। तो ही हैड कम टू इनवाइट मी यानी वह मुझे आमंत्रित करने के लिए आया था कि मैं सवारी करूं या नहीं करूं, ये मेरी मर्जी कि अगर मर्जी हो तो सवारी कर लो, अगर मर्जी नहीं है तो मत करो राइड कि मैंने तो ये घोड़ा है इसको चुरा लिया है। वेल अच्छा, इट सीम टू मी स्टीलिंग ए हॉर्स फॉर ए राइड वॉज नॉट द सेम थिंग एज स्टीलिंग समथिंग एल्स सच एज मनी। तो देखिए क्या कह रहा है ये कि अच्छा, वेल अच्छा, इट सीम टू मी यानी मुझे ऐसा लगा, इट सीम टू मी मुझे ऐसा लगा, स्टीलिंग ए हॉर्स फॉर ए राइड यानी घोड़ा चुराना किसी अन्य चोरी, समझ गए, किसी अन्य चोरी, समझ गए। सच एज मनी जैसे कि पैसे चुराना है, धन चुराना जैसे नहीं था। तो ये जो दोनों लाइंस में ये जो राइटर है वो यही बता रहा है, क्या बता रहा है कि अच्छा कि मुझे ऐसा लगा चोरी करना, एक घोड़े की चोरी करना है, मतलब सवारी करने के लिए नहीं था ये। सेम थिंग एज स्टीलिंग यानी ये कैसा था कि सही, सेम थिंग एज स्टीलिंग मतलब ये चोरी करना ही था। समथिंग एल्स जैसे कि पैसे चुराते हैं उसी प्रकार से घोड़े को चुराना भी क्या था, उनके लिए चोरी करना ही था। फॉर ऑल आई न्यू, फॉर ऑल आई न्यू जैसा कि मैं जानता था। मे बी इट वॉज नॉट स्टीलिंग एट ऑल ये किसी प्रकार से चोरी नहीं हो, मतलब कि कोई किसी प्रकार से चोरी नहीं हो सकती थी घोड़े को चुराना, समझ गए। ये वो बता रहा है कि किसी प्रकार से ये घोड़े को चुराना है वो चोरी नहीं हो सकती थी। इफ़ यू वर क्रेजी अगर आप सनकी हो या पागल हो, अबाउट हॉर्स। तो देखिए इफ यू वर क्रेजी अगर आप उन्मादी हो या पागल हो, अबाउट हॉर्सेज, अबाउट हॉर्सेज यानी घोड़ों के बारे में। द वे माई कजिन मुराद जिस प्रकार से कि मेरा जो कजिन मुराद था, चचेरा भाई मुराद था, एंड आई वर मुराद और मैं थे, मतलब वे
घोड़ों के बारे में क्या थे, शंकित थे, मतलब घोड़े पर वो सवारी करना चाहते थे, ऐसा उनमें उन्माद लगा हुआ था, इसलिए वो घोड़ों पर क्या करना चाहते थे, सवारी करना चाहते थे। कि उसका जो कजिन मुराद है और वो जो दोनों अपने दोनों के लिए वहाँ पर बता रहा है वो कि दोनों ही क्या है कि वो शंकित थे, जो घोड़ों के लिए क्या करना चाहते थे, सवारी करना चाहते थे। हॉर्सेज द वे माई कजिन मुराद एंड आई वर, इट वॉज नॉट स्टीलिंग, ये कोई चोरी नहीं थी, ये कोई चोरी नहीं थी। इट वुड नॉट बिकम स्टीलिंग अंटिल वी ऑफर टू सेल द हॉर्स, मतलब ये चोरी नहीं हो सकती थी जब तक कि हम क्या कर सकते थे, इस घोड़े को बेचने का ऑफर कर सकते थे, मतलब कि घोड़े को बेच सकते थे, मतलब घोड़े को बेचने का ऑफर भी अगर वो दे देते तो ये चोरी हो सकती थी। लेकिन वो सोच रहे हैं कि हम तो केवल इनको सवारी करने के लिए, घोड़े पर केवल सवारी करने के लिए हम इस घोड़े को लेकर के आए हैं, ये कोई चोरी करने की बात नहीं है। तो इट वुड नॉट बिकम स्टीलिंग, मतलब ये चोरी नहीं हो सकती जब तक कि हम इस घोड़े को बेचने के लिए, सेल करने के लिए ऑफर न कर दें। विच ऑफ कोर्स, जो कि शायद आई न्यू वी कुड नेवर डू, हम जानते थे कि हम ऐसा कभी नहीं कर सकते थे, हम ऐसा जानते थे कि हम अब ऐसा कभी नहीं कर सकते थे। लेट मी पुट ऑन सम क्लोथेज, कि पुट ऑन का मतलब है पहनना, कपड़े पहनना, कि सबसे पहले तो आप मुझे कपड़े पहनने दो। आई सेड, मैंने कहा, कि पहले तो आप मुझे कपड़े पहनने दो। आई सेड, मैंने कहा। ऑल राइट, कि सब ठीक है। ही सेड, उसने कहा। बट हरी, लेकिन जल्दी करो। आई लीप्ड इनटू माई क्लोथेज, आई लीप्ड इनटू माई क्लोथेज, तो देखिए कि आई लीप्ड, मैं कूदा, उछल पड़ा, इनटू माई क्लोथेज, यानी मेरे कपड़े पहनते हुए मैं उछल पड़ा। आई जम्प डाउन ऑन द यार्ड फ्रॉम द विंडो एंड लीप्ड अप ऑन टू द हॉर्स बिहाइंड माई कजिन मुराद। आई जम्प डाउन, यानी मैं नीचे कूदा, ऑफ द यार्ड, यानी आंगन से नीचे कूदा, फ्रॉम द विंडो, यानी खिड़की से, एंड लीप्ड अप, और ऊपर चढ़ गया, ऑन द हॉर्स, घोड़े पर, बिहाइंड माई कजिन मुराद, मेरे चचेरे भाई मुराद के पीछे बैठ गया घोड़े पर। कहाँ पर बैठ गया? जो मेरा चचेरा भाई मुराद था उसके पीछे घोड़े पर बैठ गया। तो देखिए दोबारा समझ लीजिए इसको, एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ यहाँ तक, फिर नेक्स्ट पैराग्राफ पर चलेंगे। यहाँ से था कि हम वो घोड़ों के प्रति क्या थे, शंकित थे, कजिन और उसका जो मुराद था और वो स्वयं, और ये कोई चोरी नहीं थी जब तक कि हम इसको घोड़े को बेचने के लिए ऑफर कर देते। विच ऑफ कोर्स, जो शायद ये आई न्यू वी वुड नेवर डू, मैं जानता था कि हम ऐसा कभी नहीं कर सकते थे। लेट मी पुट ऑन सम क्लोथेज, आई सेड, कि मुझे कपड़े पहन लेने दो, मैंने कहा। कि ऑल राइट, कि सब ठीक है। ही सेड, उसने कहा। बट हरी, लेकिन जल्दी करो। आई लीप्ड इनटू माई क्लोथेज, कि मैं कपड़े पहनते हुए उछला। आई जंप डाउन टू द यार्ड, आई जंप डाउन टू द यार्ड, और मैं जो यार्ड है, प्रांगण है, उससे कूद गया खिड़की से। एंड लीप्ड अप ऑन द हॉर्स, और उछल करके घोड़े पर चढ़ गया मेरे कजिन मुराद के पीछे। तो यहाँ तक हम इस वीडियो को यहाँ तक ही करेंगे आज, नहीं फिर बड़ा हो जाएगा ये जो वीडियो है, समझ गए? तो विद्यार्थियों अब जो अपना पार्ट आएगा नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे हम, जो बाकी जो बचा हुआ जो लेसन है ये नेक्स्ट पार्ट में क्लियर करेंगे। तो यहाँ तक देख लेना, कजिन मुराद तक एक बार, यहाँ तक आप इसका जो हिंदी भावार्थ है वो कर लेना, एक एक वर्ड मीनिंग्स हैं वो आप देखते जाना। ओके, थैंक्स।